दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर के हर वार्ड को चमकाने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक, निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। नक्को बाबा पर मनाए गए ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का सालाना उर्स, अकीकतमंदों ने की शिरकत। आगामी 16 और 17 मार्च को लखनऊ में आयोजित होगा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन। किन्नरों के जीवन को सिटी वन के कैमरे ने अलग अंदाज में किया कैद, सिटी वन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थर्ड जेंडर। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संस्थान लगातार कर रहा है स्किल डेवलपमेंट, कई रोजगार परक कोर्स कराए जा रहे हैं निःशुल्क। और समाजवादी पार्टी सहित हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुल्क में अमन और शांति के लिए हजरत नक्को शाह बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी। शहर की साफ सफाई व्यवस्था के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा सहित सभी सफाई इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर मौजूद रहे। बैठक में प्रत्येक वार्डों को साफ सुथरा बनाए रखने का उपस्थित अधिकारियों ने निर्देश दिया। तो ये 13 क्यों नहीं आया बताइए। उनको हटा दीजिए, लेकिन उनको हटा दीजिए, उसमें बहुत लोग नौकरी करने वाले वो सफाई कर्मी से बना रखे हैं और उससे मदद लेते हैं। तो अगर मदद कर रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये 2 बजे तक रहें और काम करें, वेतन को सफाई कर्मी का ही मिलेगा। 5 लोग आगे नहीं गए। हर वर्ष की भांति इस बार भी हजरत बाबा नक्को शाह पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का सालाना उर्स बड़े ही पाकीज़गी और एहतराम से मनाया गया। दरगाह पर बड़े ही दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुसलमान सभी आते हैं और बाबा को चादरपोशी करने के साथ साथ अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। इस वर्ष के बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए अस्ताना हजरत नक्को शाह बाबा के अध्यक्ष नौशाद अली ने कहा कि भारी तादाद में अकीकतमंद लोग जुलूस में भी शामिल होते हैं। उर्स पाक मनाया जा रहा है, ये 807वां उर्स पाक है और जो लोग अजमेर शरीफ नहीं जा पाते हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर आते हैं और अकीदत से मांगते हैं और बाबा नक्को शाह दुआ कर देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनके नेक जायज़ मुराद पूरा करता है। इंतजामिया कमेटी हजरत शाह नक्को बाबा के जितने भी अराकीन हैं, सदर, सेक्रेटरी, खजांची और बाबा के चाहने वाले, ये सब मिलजुल करके जो है आस्थाना आलिया पर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स पाक मनाते हैं। कितनी भीड़ होती है? तकरीबन 1000 से ऊपर होती है भीड़।
और अभी से लेकर के रात 10 बजे तक जमघटा लगा रहता है। लोग आते जाते हैं, मन्नतें मांगते जाते हैं। आगामी 16 और 17 मार्च को उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से राजधानी लखनऊ में द्विवार्षिक सम्मेलन और चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर गोरखपुर की इकाई की ओर से भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मासिस्टों की समस्याओं पर विचार किया गया और ये तय किया गया कि आगामी कार्यक्रम में उनकी बातों को स्पष्ट रूप से गोरखपुर मंडल की ओर से रखा जाएगा। आपके बीच में संपन्न होने जा रही है। इस बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि हम अपनी बातों को इस सम्मेलन में जाकर रखेंगे। आगामी 16 और 17 मार्च को लखनऊ में द्विवार्षिक अधिवेशन और द्विवार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहा है। अधिवेशन में इस प्रदेश के फार्मासिस्टों की लंबित समस्याओं पर चर्चा और उन समस्याओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति भी तय की जाएगी, क्योंकि प्रदेश के फार्मासिस्टों की वेतन विसंगति सहित तमाम समस्याएं पिछले लंबे समय से लंबित हैं। पूर्व की सरकार ने हमसे लिखित में समझौता किया। वर्तमान सरकार में भी जब हम आंदोलन पर 2 महीने पहले जा रहे थे तो शासन के अधिकारियों ने हमसे 1 माह के लिए समय मांगा था, और मैं समझ रहा हूं कि वो समय अवधि पूरी हो चुकी है। तमाम जो मांगे, चाहे वो केंद्रों में फार्मासिस्टों के पदों की सृजन की मांग रही हो, वेतन विसंगति दूर करने की मांग रही हो, चिकित्सालयों में पद बढ़ाने की मांग रही हो, वो तमाम मांगों पर मैं समझता हूं कि अभी कार्यवाही संपन्न नहीं हो पाई। तो आने वाले अधिवेशन में उन सब पर चर्चा होगी, आने वाली रणनीति पर चर्चा होगी, और 2 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी का गठन भी उस 17 मार्च को किया जाएगा। तो इसी की तैयारी हेतु आज गोरखपुर जनपद के साथियों के बीच में बैठक की जा रही है, उस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए। थर्ड जेंडर यानी कि किन्नरों की जिंदगियों के एक पहलू को आपने जरूर देखा होगा और कभी न कभी इनसे 2-4 भी हुए होंगे, लेकिन हम आपको इनके दूसरे पहलू को दिखाने जा रहे हैं, जिसे बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट थर्ड जेंडर। स्त्री, पुरुष, मर्द और औरत, हर इंसान अपनी ये पहचान कम से कम माँ के पेट से लेकर आता है और बाकी का वजूद उसका मुकद्दर तय करता है। लेकिन इसी मर्द और औरत के बीच फंस कर रह गई हैं कुछ जिंदगियाँ, जिनको कहते हैं किन्नर। किन्नरों का नाम सुनते ही जहन में इनकी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तजुर्बों के साथ छाप छोड़ जाती हैं। जिनका जैसा तजुर्बा वैसी ही उनकी तस्वीर। दरअसल किन्नरों की ज़िंदगी ना होकर ज़िंदगी का जुर्माना है, और जुर्माना भी ऐसे जुर्म का जिसमें इनकी खता ही क्या है। ज़रा सोचिए, और सिर्फ सोचिए नहीं, अंदर तक जाने भी दीजिए इस बात को। अगर किसी इंसान की पैदाइश पर ज़रा ध्यान दीजिए, इंसान, जी हाँ इंसान, तो अगर किसी इंसान की पैदाइश पर उसका पैदा करने वाला यानी बाप ही सिर मुड़वा कर उस इंसान का श्राद्ध कर दे, तो मान लीजिए कि वो किन्नर है। क्योंकि गोरखपुर ज़िले में रहने वाली किन्नर किरण की तो यही कहानी है। किरण दक्षिण भारत की पैदाइश हैं और फल फूल रही हैं गोरखपुर के माटी में। किरण अपने किन्नरों के छोटे से कुनबे के साथ गाते बजाते थिरकते हुए लोगों को बधाइयाँ देने के साथ साथ लोगों की बलाओं में भी शामिल होते हुए अपना जुर्माना अदा कर रहे हैं। गाना बजाना, ढोल मजीरा, ये सब किन्नरों के ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि यही किन्नर
आपदाओं में लोगों के मददगार भी साबित होते हैं। हमने किन्नरों के जीवन को टटोलना चाहा तो हमें पता चला इनका दूसरा पहलू। हम आपको एक खबर नहीं बल्कि दास्तान दिखाने जा रहे हैं, और दास्तान ऐसी जिसको आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे। दरअसल हर चीज़ के दो पहलू हुआ करते हैं। एक ही पहलू समाज ने देखा है, और वो पहलू है किन्नरों के एक नज़रिया बना दिया है समाज ने किन्नरों के प्रति। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि वास्तव में कैसी होती हैं ज़िंदगियाँ। आपके भ्रम सारे टूट जाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारे साथ हैं किन्नर किरण जी, और हम उनसे बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, और किन्नरों को लेके क्या क्या समाज में बातें होती हैं, या क्या मिथ है, या क्या सच्चाई है। आज ये सब कुछ पर्दा उठेगा इस चीज़ से। आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका हमारे चैनल में। कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए कि शुरुआत से कैसे क्या क्या हुआ। हमारे जीवन में तो बचपन से तो घर वाले में थी, मैं साउथ की रहने वाली, लेकिन वहाँ पर इसे जब आने लगे, जब से हमारा दिमाग मैंने होश में आई, मैं वहाँ के जितने समाज है ये है, बोले उनके घर में किन्नर हुए हैं और वो कैसे होंगे, उनके घर से लगाव ना रखें, ये ना रखें, तो ये सब चीज़ हमें बुरा लगते लगा। फिर उसके बाद में हमने सोचा अवॉइड कर दूँ। फिर भी आए दिन कहीं बाहर निकले तो कोई कुछ कहते हैं, अरे वो तो ये है, फलाने हैं, अरे फलाने के बच्चे हैं, तो हमारे घर पे प्रभाव पड़ने लगे। तो हम लोगों ने निकल आई हैं। मैं अपने लाइन से निकल कर, मेरी लाइन पे क्या करना है, निकल के अपने लाइफ में आकर प्रोग्राम करने लगी। वहाँ से आई, फिर किन्नरों में आके मैं, हम लोगों की एक मठ होती है साधुओं के जैसा, ये हमारी मठ है। मठ में जो हम लोग रहती हैं, हम लोग की इज्जत से रहना, जजमान को दुआएं देना, जजमान को हाथ जोड़ के उनके मांग के खाना, ये हमारा काम है, ये हमारा परंपरा है। और रह गई सवाल, जजमान के घर में जाते हैं, उनको हम कर्जा नहीं दे, वो हमें देते हैं, वो हमारे दाता हैं, उनके बच्चे बने रहे हैं और हमारे वो पेट भरते हैं। और इनके बाद में हमारे में रूल भी होती हैं, चेले अपने रूल के खिलाफ, गुरु के रूल के खिलाफ जा नहीं सकते हैं ये, क्योंकि गुरु गुरु होते, चेले चेले होते हैं। हम लोगों में ये चलती है, और जैसा गुरु सिखाया जाए तो वैसे चेले सीखते हैं। हमारे गुरु हम लोगों को सिखाई, हम अपने चेलों को सिखाती, मैं अपने चेलों की मैं गुरु हूँ। तो जैसा कि आपने देखा अभी किरण जी को आप सुन रहे थे, अभी बहुत सारी बातें साफ होनी हैं। हम इनसे ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो समाज के मन में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं, ये परेशान करते हैं, ये लूटते हैं आपको जितने पैसे हैं आपके लूट के ले जाते हैं, और इस तरह की दबंगई वाली बात होती है। ज़रा इस पर ही बात कर लेते, क्योंकि यही सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इन लोग के साथ जुड़ा हुआ। आप बताइए, जो लोग ऐसा करते हैं, ये क्या मतलब इस तरह की बातें हैं? वो तो लूट के ले जाते हैं, जो करते हैं वो तो हम जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हम जैसे तो गद्दीदार होते हैं। और वो चोर जो करते हैं, वो साड़ी पहन लेते हैं, अपना मांग लेते हैं, कर लेते हैं, तो उनसे हमसे कोई वास्ता नहीं होती हैं। वो भी पकड़ाए जाते हैं, जब पकड़ाते तो सच्चाई पता चल जाती है उन लोगों का कि हाँ ये किन्नर नहीं है। एक कुछ दिन पहले यहाँ इधर चूल्हापर थाना के पास में किसी ने मार के फेंक दिया था, कपड़ा पहना के, साफ पता चला तो पुरुष, लेकिन किन्नर डाल दिए हैं। जब उसको छानबीन के पोस्टमार्टम हुआ तो पता कहीं बाहर का था, वो मर्द थे। तो ऐसे करके कुछ पब्लिक धोखे खा जाते कि किन्नरों ने ऐसी करते, किन्नरों ने ऐसी करते, लेकिन नहीं, किन्नरों तो जजमान के घर पे जाके उनको दुआ देना है, जजमान के घर में मांगना है। हमारा काम है ताली बजाना, मांगना, नाचना, गाना। तो जजमान जो मेरे तकदीर पे लिखा रहेगी वही मिलेगी। जजमान को हम दुख दे के लेना, वो हमें फलती नहीं है। तो सुना आपने, कितने साफ लहज़ों में किरण बता रही हैं कि दुख दे के, किसी की बद्दुआ लेके वो पैसे नहीं लेना चाहती हैं। और लगभग जो भी गद्दीदार इन्होंने कहा कि किन्नर होगा, उसके जो चेले होंगे वो कभी नहीं ऐसा करेगा, क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग जात बहिष्कार वाली बात करते हैं, समाज बहिष्कार वाली बात करते हैं, वैसा ही एक परंपरागत किन्नर समुदाय में ये व्यवस्थाएँ होती हैं। तो इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आइए हम फिर से बात करते हैं किरण जी से, और ज़रा पूछते हैं कि कितना लंबा रहा संघर्ष उनका। आप बताइए, शुरुआती दौर पे आप बहुत छोटी थी, तभी आपने अपना घर छोड़ दिया, उसके बाद किस तरह से स्ट्रगल की, और आज आप यहाँ पे गोरखपुर में मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम करते रह गई, प्रोग्राम करते करते आई हूँ कोलकाता में रह गई सखी सहेलियों के साथ। वहाँ से फिर आई, प्रोग्राम करते करते छठ पूजा करने लगी। छठ पूजा से प्रोग्राम वाले ने देखा, गोरखपुर में आई, आके रहने लगे। तो फिर उसके बाद नाचना गाना सब करना।
फिर हमारे गुरुओं ने देखें ये सब चीज़ अच्छे ने सिखाते हैं, तालीम देते हैं, तो ये सब चीज़ बेकार होती है तो हम अपने गुरु में भी चली आई हैं। ये सब चीज़ छोड़ दी, हम उनको दुआ देते हैं जजमान को दुआ दे के अपना पेट भरते हैं। किरण जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने 2-4 स्टोरीज़ भी की थी, आप सामाजिक कार्य में भी बहुत रुचि रखती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी उसमें आप लोग ने बहुत सारा गांव के लोगों को मदद की। उसके बाद अभी पुलवामा अटैक वाले में आप लोग ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था। तो ये एक तरफ से समाज को लेना, समाज से लेना बधाई के नाम पे, और फिर उसी समाज को लौटाना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसके बारे में? ये हमें संतुष्टि मिलती है जब हमारे माँ बाप नहीं हैं तो जजमान हमारे माँ बाप हैं, जजमान हमारे बच्चे हैं, जजमान हमारे सब कुछ है। वो हमारा पूत भतार सब कुछ हमारे हैं, उन्हीं से हमारा भाग है। तो हम क्यों नहीं उन्हीं से लेके, हमको तो मौका नहीं मिलती है, वो हमसे कोई सेवा नहीं लेते। यही बहाना भगवान ने शायद हमसे करवाने के लिए हो, तो मैं ये बहाना सबको सेवा करती हूँ, मुझे भी शांति मिलती है, जजमान भी खुश रहते हैं। बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला, ये बात है। दर्शकों, हम आपको बताते चलें कि सरकार ने बाकायदे इनको 3rd जेंडर का दर्जा दिया है, लेकिन सिर्फ दर्जा देने से नहीं होता है। हम ये पूछते हैं कि कितने सरकारी संस्थानों में अभी ये नौकरियां कर रही हैं। हम ये पूछते हैं कि कितने प्राइवेट संस्थानों में इन लोगों को नौकरी पे रखा गया है। तो आखिर ऐसे में ये करें तो क्या करें, सवाल ये भी तो है। ये तो है, लेकिन रह गए सवाल, अगर हम नौकरी करते हैं तो फिर हम दुआ कैसे देंगे? जो हमारा काम है, ऊपर वालों ने तो आज तक से, राम जी के टाइम से हमें तो नौकरी का कोई चीज़ ना था, ना मजदूरी की हमने की, यही करके तो रह गई हैं। दुआएं देना, हम अपना परवरिश करना। तो आज हम नौकरी करते हैं तो फिर हम दुआ किसको देंगे? मिलती भी तो नहीं है, वो तो सही है, पर उतने कि देखिए इतने डोनेशन दे करके, उनको पैसे देकर, उनको क्या नहीं घूस देकर, क्या नहीं करके, वो तो नहीं मिलती है। पढ़े लिखे इतने माँ बाप ने क्या नहीं करते हैं, मजदूरी मट्टी करके, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते, वो लायक में हो जाते हैं अपना कि चलो मेरी कुछ बन जाएगी, मेरे बच्चे घर गिरवी रख देते हैं, अपने सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। लेकिन उनको जब नहीं मिलती है तो फिर हम किन्नरों को कहाँ से मिल जाएगी? निश्चित रूप में अपने आप में एक प्रश्न है कि जब उन लोगों को इतना संघर्ष करने के बावजूद ये नौकरियां, या फिर ये यूँ कह लीजिए कि समाज की मुख्य धारा में जब उनको जगह नहीं मिल पाती, तो ये कैसे अपना जगह बना पाएंगे? तो कुल मिला के इनको अपने उसी परंपरागत गद्दी की व्यवस्था के अनुसार जीना पड़ेगा और आगे का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। किरण जी से हम अंतिम सवाल के रूप में जो समाज हमेशा पूछता है वो पूछना चाहेंगे। किरण जी, ये बताइए कि बार बार दुआ और बद्दुआ वाली बात आती है, तो कितना कारगर होता है, ये हमारे दर्शकों को बताया। देखिए, जजमान को हम बरदुआ देने के तो कहते हैं, लेकिन हाँ, कुदरत ने हमें जैसा बनाया, मुंह में आग और पानी भी दिए हैं। हमारे कहते हैं, देखो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। सबसे बड़ी होती विश्वास। रह गए साल हम बरदुआ देते हैं क्योंकि उसने हमको बिगाड़ दिया भगवान ने, तो हम भगवान को कोसते हैं इसलिए कि उसने आज हमको ऐसा नहीं बनाता, तो आज हमें उसने, अगला ने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। तो अगला को हम दुआ देते हैं तो जजमान को भी हम पकड़ते हैं। भगवान हमारा जन्म जैसे बिगाड़ा आपने, उसी जजमान जिस तरह हमारे द्वार पे आए, चाहे मैं उनके द्वार पे गई, उनको गोदी आँचरा, उनको रोजी रोजगार से बरकत देना, ये आपका काम है। तो मेरे मुँह से वो दुआ निकल जाती हैं, तो वो दुआ जजमान को लगती है, तो हमारा पेट भरते हैं, मांगते हैं। देने वाले बहुत कुछ देते हैं, नहीं देने वाले तो कुछ भी नहीं देते हैं। ये बद्दुआ वाली जो बात है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाली, ये बद्दुआ दे ही नहीं सकती हैं। कम से कम मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो एक पीठ से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर कहीं से मुंह से अपशब्द निकलता है तो इनको शायद ऊपर वाले से कुछ खलिश होनी भी चाहिए, गुस्सा है होना भी चाहिए। हमेशा अगर ये दुआ ही देती हैं अपने जजमानों को, अगर कोई उस लायक नहीं होता है देने के, तो फिर भी ये दुआ ही दे के आती हैं। हो सकता है कुछ लोगों का पाला कुछ दूसरे लोगों से पड़ा हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके विषय में अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, और इनके साथ इस परंपरा से जुड़े हुए बहुत सारे इनके चेले भी हैं और वो पूरी तरह से इनके सरपरस्ती में रहते हैं, इनके कंट्रोल में रहते हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम को दिखाने का ही यही मकसद है कि कम से कम हमारे दर्शक जो हैं, हमारी जनता जो है, सही जाने इनके बारे में कि वास्तव में चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कोई सामने लेके नहीं आता है। बहुत सारे नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दिमाग में भरे हुए हैं, समाज के अधिकांश नेगेटिव ही भरे हैं, बहुत कम ही लोग इनको जान पाते हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए हमारा प्रयास था कि हम सारी चीज़ों को दर्शकों को रूबरू कराएं। अंतिम सवाल हम किरण जी से पूछेंगे। किरण जी, आगे क्या फिर?
आगे क्या, बस यही है हमारी तरफ से, बस जनता को यही कहना है कि आप हमें अगर प्यार से देखते रखते हैं तो हम क्यों किसी को कहेंगे। जिस तरह हमारा दुआ लगता है उस तरह हमारा बरदुआ भी लग जाती है, लेकिन हम जल्दी बरदुआ किसी को नहीं देते हैं। क्योंकि हम नहीं देते हैं कि भगवान ने ही हमको बनाया। तो भगवान को मैं पूछती हूँ, भगवान ऐसा ना करें हमारे साथ कोई कि मैं किसी को अशब्द कहूँ। मैं उनके दिल से दुआ दूँ, उनकी मनोकामना पूरी होवे। आप सामाजिक कार्यों में रहती हैं, आगे चल के कुछ ऐसा बड़ा मिशन हो? कुछ बड़ा मिशन का मैं तो सोचती हूँ कि जजमान से लग देखे, बाढ़ आई थी उस समय, बाढ़ में मैंने पूरा खाना बांटना, कपड़ा वस्त्र बांटना, पानी बांटी उस स्टीमर से जाकर, जो कि मुझे भी डर था कि उतना पानी में कुछ हो जाए, लेकिन मैं हिम्मत से हम मेरे चेलों को लेकर खाना बांटने गई। जितने इलाके में जहाँ जहाँ बाढ़ आया, पानी से भर चुके मजबूर में, तो वहाँ जाके बांटी हमने। एक लड़की का कन्यादान भी की हूँ, गरीबों के लड़कियों की शादी में भी शामिल होती हूँ मैं। हर एक चीज़ करते रहती हूँ, हर एक चीज़ को समाज को ही कहती हूँ, अच्छे संदेशा देती हूँ। सीट बेल्ट का एहतियात का भी मैंने किया, और हर चीज़ तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा काम करो तो जजमान अच्छा ही बोलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक विशेष कार्यक्रम था, और सिटी वन की ये दिली इच्छा थी कि इन लोगों के जीवन के ऊपर एक छोटा सा अध्ययन किया जाए और उसको दर्शकों के सामने लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं, बहुत सारे मिथ थे। हो सकता है कि इसके बावजूद भी आपके ये भ्रांतियाँ और मिथ बरकरार रहें। हम इसका कोई दावा नहीं करते हैं कि हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई दी, मर्जी आपकी, लेकिन हमारा काम था कि हम चीज़ों को सामने लेके आए और लेके आते रहेंगे। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक संस्थान की ओर से लड़कियों को स्वरोजगार के हुनर सिखाया जा रहा है। इसी के तहत महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई कढ़ाई का कोर्स सहित अन्य रोजगार परक कोर्स उन्हें कराकर पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए एक शिक्षिका और संस्थान के संयोजक ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ये युवाओं को स्वावलंबन प्रदान करने का एक अच्छा तरीका है। ज़रूरतमंद और समाज के उपेक्षित, वंचित
ऐसा वर्ग जो उजाले की तलाश में दर दर भटक रहा था, ऐसे वर्ग को स्वावलंबन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के कार्य सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी, ढोलक, हाबी की कोर्स, पेंटिंग, जरी कढ़ाई, स्केचिंग, ऐसे घरेलू नुस्खों से और घरेलू संसाधनों से रोजगार उत्पन्न करना और उससे अर्थोपार्जन करना, ऐसे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। और विगत 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके अवसर पर केनरा बैंक का जो ये क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ सभागार पे प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ब्यूटिशियन, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क और सॉफ्ट टॉयज, ये 4 प्रकार के प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। इसमें 3 दर्जन से भी अधिक लड़कियां अलग अलग बैच में सीख रही हैं और ये 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर के उपरांत इनको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देने के साथ एक भव्य समारोह आयोजन भी किया जाएगा। सर, ये क्या बोलते हैं, जो पुराने कबाड़ जैसे कि बोतल, कार्डबोर्ड, जो चीज़ वेस्ट हो जाता है उसका यूज़ करके कुछ यूनिक तरीके से कुछ नया बना के और अपने घर को डेकोरेट किया जाता है। और मतलब जैसे आप चूड़ी है, पुरानी चूड़ियाँ हैं, लोग पहनते पहनते मतलब बोर हो जाते हैं, तो उसको आप एक नए तरीके से बना के पहन सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। आजकल मतलब इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और इससे भी लोग बिजनेस करते हैं। और सर क्या बोलते हैं, चूड़ी बनाना और फ्रेम, पेन स्टैंड, फ़ोन स्टैंड, फ्लावर फ्रेम, यही सब है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर महासचिव आफ्ताब आलम और उनके साथियों की ओर से मुल्क में अमन चैन कायम करने के उद्देश्य से ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर हजरत नक्को शाह बाबा पर चादर पोशी की गई। इस दौरान भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता सहित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने इस चादर पोशी में शिरकत की। यह चादर पोशी देश में शांति और सद्भावना को बरकरार रखने के लिए की गई। मनाया जा रहा है। नक्को शाह बाबा के आस्थाने पर तशरीफ लाए हैं। शरीफ में शामिल बाज़ाब के तौर पर कुरान मजीद और फुरक़ान हमीद से अंदर है, उनसे गुजारिश है कि वो जो है। इस बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए पूर्व नगर सचिव आफ्ताब अहमद ने कहा कि नक्को शाह बाबा की मज़ार पर सभी समुदाय के लोग सजदा करने आते हैं। के मौके पर आज हम लोग गोरखपुर में हज़रत नक्को अली शाह बाबा की दरगाह पर गठबंधन की तरफ से चादर पेश की गई और मुल्क के अमन चैन और सलामती के लिए हम लोग दुआएं मांगी गई और इसी के साथ साथ हम लोग जीत के लिए भी दुआएं मांगी गई 2019 के चुनाव को लेकर और पूरे मुल्क के अमन चैन और सलामती के लिए हम लोग दुआएं मांगी गई और कहा गया कि उनके ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर सभी धर्म जात के लोग वहां पहुंचते हैं और उनके मुरादें भी पूरी होती हैं अगर सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है। आज इसीलिए हम लोग चादर यहां पर पेश किया गया और सभी लोगों के लिए हम लोग दुआएं भी मांगी गई। दिन भर में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।